नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और क्या अफवाहें हैं। और हम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए लेकर आते हैं खास इंटरव्यूज। आज हम एक बहुत खास बात पर चर्चा करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल लोगों से अपील की कि वो अनलॉक में घरों के बाहर निकलें, अर्थव्यवस्था में योगदान दें, कोरोना से डरे नहीं। उनकी इस अपील के साथ जुड़ा था उनका ये दावा कि दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट महज 5% है, यानी हर 100 टेस्ट जो हो रहे हैं दिल्ली में उनमें से सिर्फ 5 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल का ये सच अधूरा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में सुधार हुआ है और अच्छा खासा हुआ है, लेकिन वो दावे के मुताबिक 5% या 7% नहीं है। 25 जून से 17 जुलाई तक के टेस्टिंग के आंकड़ों को एनडीटीवी ने जांचा और पाया कि असल पॉजिटिविटी रेट दुगना है, यानी कि 15%। और इसके पीछे वजह है 50 से 60% तक फॉल्स नेगेटिव देने वाला एंटीजन टेस्टिंग और इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाना। अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाकर पूछा है कि गलत नतीजे देने वाले एंटीजन टेस्टिंग का ज्यादा इस्तेमाल आखिर सरकार क्यों कर रही है, बेहतर स्टैंडर्ड के आरटीपीसीआर टेस्ट का क्यों नहीं। सुनिए मुख्यमंत्री का दावा। दिल्ली में मरने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। जैसे कल का अगर ले तो केवल 21 लोगों की, 21 भी नहीं होना चाहिए, केवल 21 लोगों की मौत हुई, जो कि संख्या 100 से ज्यादा हुआ करती थी जून के महीने में। डेली 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। अब 20-25 ऐसे डेली मौत हो रही हैं। पहले 100 लोगों का हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग कोरोना के निकलते थे। अब हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो केवल 5 लोग बीमार निकलते हैं। तो पॉजिटिविटी रेशियो कहते हैं इसको, इसमें भी काफी कमी आई है। तो 5 का पॉजिटिविटी रेट बताया है मुख्यमंत्री ने। अब हम आपको समझाते हैं कि जो कह रहे हैं वो अधूरा सच आखिर क्यों है। तो जुलाई के पहले हफ्ते में हम आपको सबसे पहले जो रोज के टेस्ट किए जा रहे थे वो दिखाते हैं कि किस तरह से 25 जून से 17 जुलाई तक ये जो टेस्टिंग है आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ी। एक बहुत अच्छी बात, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 21,000 तक के प्रतिदिन टेस्ट तक हम पहुंच गए, जो कि शुरुआत आप देखेंगे 14 से 16,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रही थी, यानी कि 50% की बढ़ोतरी है। अच्छी बात, दिल्ली बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी रेट के बारे में हम आपको दिखाते हैं। सरकारी आंकड़ों ने इस टेस्टिंग के बाद कहा कि पॉजिटिविटी रेट तेजी से गिरा है। आधिकारिक डेटा यह दावा कर रहा है कि जो 7 से 8% तक पॉजिटिविटी रेट गिर गया 17 जुलाई पर, और ये शुरुआत वो कह रहे थे कि 20 से 21% का था और वो एक महीने के अंदर इतना ज्यादा नीचे गिर गया है। तो 17 जुलाई को काफी कम पॉजिटिव रेट है, यानी कि इसका मतलब है कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, ये दावा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं कि जो रोज के टेस्ट हो रहे हैं वो क्यों बढ़े। उसके पीछे मुख्य वजह यह रही कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में तेजी देखी गई। जो कम भरोसेमंद टेस्ट है इसमें 50 से 60% का फॉल्स नेगेटिव भी आता है, यानी कि कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव दिखाई देता है। और प्रतिदिन 8,000 से कम एंटीजन टेस्टिंग जो हो रही थी उसको बढ़ा दिया गया, बढ़ा के इसको करीब 13,500 से 14,000 तक पहुंचाया गया। तो ये एंटीजन टेस्टिंग की बढ़ोतरी हुई। अब आरटीपीसीआर जो कि एक भरोसेमंद टेस्ट है उसकी स्थिति देखिए। इसी दौरान जब एंटीजन टेस्ट बढ़ रहा था तो आरटीपीसीआर टेस्ट नीचे गिरना शुरू हो गया। 6,000 से कम पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट किए जाने लगे, जो कि पहले संख्या थी 8,100 से 8,200। तो ये सरकार ने किया। तो टेस्ट तो बढ़ रहे हैं लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या उसमें घटती जा रही है। अब हम आपको दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाएगा कि किस तरीके से एंटीजन टेस्ट जो है वो बढ़े और जो सटीक टेस्ट है यानी कि आरटीपीसीआर टेस्ट वो गिरे। ये हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी कि इसमें 50 से 60% का फॉल्स नेगेटिव आता है। ऐसे में ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट हम आपको दिखाते हैं और एंटीजन टेस्ट का भी रेट, इसका कंपैरिजन आपको दिखाते हैं। बहुत फर्क है इनके पॉजिटिविटी रेट में। ये देखिए, आरटीपीसीआर टेस्ट की वजह से दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 24% आता है,
अगर इसी का इस्तेमाल करते तो ये होता, और एंटीजन टेस्ट से 7%। तो क्या ये 7% का दावा कर देना सही है जब आप ऐसे टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फॉल्स नेगेटिव इतने ज्यादा देता है? तो असली जो अधूरा सच हम आपको कह रहे हैं, असली पॉजिटिविटी रेट दरअसल कुछ और है। तो इसका हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि एंटीजन टेस्ट के मुकाबले पीसीआर टेस्ट में 3 गुना पॉजिटिविटी रेट देखने को मिलता है। और यह भी हम मानते हैं कि यह सच है कि पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है, चाहे आप दोनों को देखें, दोनों पॉजिटिविटी रेट्स में, चाहे आप एंटीजन टेस्टिंग देखें या आप आरटीपीसीआर टेस्ट देखें, दोनों में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। लेकिन जो ज्यादा गिरावट आती है या जो ज्यादा फर्क पड़ता वो एंटीजन टेस्टिंग के इस्तेमाल से होता, क्योंकि ये कम पॉजिटिव देता है। इस पर हमने डॉक्टर प्रभात झा से बात की, जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। शायद जो चीफ मिनिस्टर जी बोल रहे हैं वो ट्रू है, लेकिन यही है कि वो टेस्टिंग एकदम अनइवन होता है, कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं। इसलिए ही अगले हफ्ते से अगर जो बोले हैं ठीक है, सच है, तब जो डेथ्स है दिल्ली में वो भी गिरना चाहिए। इन्फेक्शंस के पीक के बाद 1 हफ्ते के बाद डेथ्स भी गिरने लगते हैं, और नहीं तो ऊपर जाते हैं। तो वही अगले हफ्ते से देख के अगर इन दिल्ली का डेथ्स है तो वही डेटा देख के हम लोग समझ सकेंगे। और एक चीज है, जो सारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं इंडिया में, वो जो डेटा है, वो लोग का जो डेली डेथ काउंट्स, कितने लोग मरते हैं रोज, वो डेटा को अभी तुरंत रिलीज करना चाहिए। और उसमें होना चाहिए कंपैरिजन कि 1 साल और 2 साल पहले क्या था डेली टोटल्स, नहीं तो वीकली टोटल्स, और उससे भी समझ सकेंगे कि अगर डेथ्स ऊपर गया है और नीचे आ रहे हैं, नहीं तो डेथ्स अगर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो असलियत आपको सिर्फ एक आंकड़ा बताता है, वो है मृत्यु दर। और दिल्ली का मृत्यु दर हम आपको दिखाते हैं। अगर आप 27 जुलाई का मृत्यु दर देखें तो ये 2.9 है। 10 दिन पहले ये 3.03 था, और उससे 20 दिन पहले 3.1 और 30 दिन पहले 3.2। तो कोई ड्रास्टिक चेंज अभी इसमें हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, 10 दिन पहले के मुकाबले थोड़ा बदलाव आया है 0.1% का। क्या ये और आगे गिरता है, ये आंकड़ा, इस पर हमारी नजर रहेगी। ये आंकड़ा हमें बताएगा कि ये कारगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमसे ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अनंत भान, जो कि एक ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं। अनंत, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और हम ये एक कंपैरिजन दिखा रहे थे कि पॉजिटिविटी रेट दोनों टेस्ट के साथ अलग अलग आता है, और सरकारें ये साफ नहीं करती हैं कि वो कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर रही हैं। जब वो कहती कि हम 40-42 हजार टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या सरकारों को ये डेटा भी क्लियरली बताना चाहिए? धन्यवाद। तो आपने बहुत ही अच्छी बात की। देखिए, ये अच्छी बात है कि अगर कोई भी सरकार टेस्ट के नंबर्स बढ़ा रही है, क्योंकि काफ़ी समय से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि टेस्टिंग की जो रेट है, टेस्टिंग के जो नंबर्स हैं, वो काफ़ी कम है। और एंटीजन टेस्टिंग का भी एक रोल हो सकता है पॉपुलेशन लेवल पे, लेकिन एंटीजन टेस्टिंग तभी यूजफुल है जब आप उसके जो नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं उसको आप फॉलो अप करते हैं आरटीपीसीआर के साथ। अगर आप सिर्फ एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं तो जैसे कि आपका डेटा दिखा रहा है, तो ये हमें करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाएगा, क्योंकि फॉल्स नेगेटिविटी बहुत हाई होती है एंटीजन टेस्टिंग में। तो जितने भी लोग एंटीजन टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं वो तो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव हैं ही, लेकिन जो नेगेटिव आते हैं वो ये हम बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रूली नेगेटिव हैं। उनमें से कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनफैक्ट पॉजिटिव हैं, जो इन्फेक्टेड है, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है, जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। तो क्लियरली डेटा के पर्सपेक्टिव से भी और उसके इम्प्लीकेशन से, पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस जो है इन्फेक्शन स्प्रेड के, उसके पर्सपेक्टिव से हम एंटीजन टेस्टिंग पे पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। तो सरकारों को ये बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए कि आप किस कॉम्बिनेशन में ये टेस्टिंग कर रहे हैं, एंटीजन और आरटीपीसीआर की। और अगर आप एंटीजन टेस्ट यूज कर रहे हैं तो आप फॉलो अप आरटीपीसीआर कर रहे हैं कि नहीं उन टेस्ट में जहां पे आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है। अनंत, अगर कोई सरकार, जैसे कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि आप एंटीजन टेस्टिंग का नंबर बढ़ा रहे हैं और आरटीपीसीआर टेस्ट का नंबर घटा रहे हैं, हम पहले जितने कर रहे थे उसके मुकाबले अब कम आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सही अप्रोच रहेगी किसी सरकार के लिए?
मुझे लगता है कि उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर आप एंटीजन टेस्ट बढ़ा रहे हैं और एंटीजन में कहीं नेगेटिव आ रहे हैं और उन सब का आप आरटीपीसीआर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली क्लियरली एक प्रॉब्लम है। तो वो बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके पास आरटीपीसीआर की अवेलेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप उसे यूज़ कर पाएँ। और एक्चुअली गोल्डन स्टैंडर्ड अभी भी मॉलिक्यूलर टेस्ट जो कि आरटीपीसीआर टेस्ट है, जो ग्लोबली लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम उसको चेंज करते हैं सिर्फ टेस्ट नंबर्स बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारा जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं उसका जो उस पे जो हमारा रिलायंस है कि वो बायस्ड है कि नहीं है, वो ट्रू पिक्चर दे रहा है कि नहीं, तो क्लियरली एंटीजन बढ़ाने और आरटीपीसीआर घटाने से तो वो प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा जो टेस्ट रिजल्ट्स की वैलिडिटी है वो इम्पैक्ट होगी। इसीलिए आरटीपीसीआर आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है और उसके नंबर स्टेबल होने चाहिए, और एंटीजन का जो भी नेगेटिव टेस्टिंग आती है उसके बाद आरटीपीसीआर का कंफर्मेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमें ट्रू पिक्चर मिल पाएगा। बिल्कुल, तभी हमें सही तस्वीर दिख पाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनंत। तो ये समझना होगा कि अधूरा सच काम नहीं आता है, आपको बिल्कुल जो बता रहे हैं उसको साफ करके बताना चाहिए। क्योंकि दिल्ली का आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली, तो आपको समझना होगा कि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत कम है, 1.9 करोड़। उसकी करीब 7% जनता को कोरोना अब तक छू के निकल गया है, अगर आप टोटल आंकड़े देखें। और वहीं महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, उसमें 11 करोड़ से भी ऊपर की पॉपुलेशन, और वहां 3.3% को ही कोरोना छू के निकला है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ये ना कहें कि हमारा पॉजिटिविटी रेट बहुत गिर गया है और सब कुछ ठीक है। चलिए, अब वक्त आ रहा है कि हम आपके सवालों के जवाब भी दें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमसे कई सवाल पूछते हैं। और उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, पहला सवाल सुन लेते हैं, इंदु का है दिल्ली से। मेरा नाम इंदु है। मेरा क्वेश्चन ये है कि साइंटिस्ट जैसे वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं या एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं कि वैक्सीन पहले कौन बनाएगा? डॉक्टर गुप्ता। हाँ जी, इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, वैक्सीन बनने के कई तरीके होते हैं। इस पेंडेमिक में एक अच्छी बात ये रही कि WHO ने कई कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट किया है, और अलग अलग कंपनीज वायरस को अलग अलग लेवल पे टारगेट करके वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक चीज ये कि बहुत सी कंपनीज अलग अलग एरिया में काम कर रही हैं, और ऑफ कोर्स एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि जी जल्दी वैक्सीन आ जाए तो लोगों को जल्दी राहत मिले, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेम काम दो कंपनीज कर रही हैं, तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग लेवल पे काम कर रही हैं, और उनमें से जो टेक्निक बेहतर वैक्सीन बना पाएगी वो पूरी दुनिया को उपलब्ध कराई जाएगी। ये WHO के पास प्लेज किया है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रमोद चोपड़ा दिल्ली से अपना सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद चोपड़ा है, और मैं ये जानना चाहता था कि कोरोना वायरस का नेचर क्या है, ये कैसे बना और कैसे फैला, और क्या ये लॉन्ग टाइम चलेगा या कभी ख़त्म होगा, इसके बारे में मुझे बताएं। डॉक्टर साहब। जी, शॉर्ट में बताता हूँ कि बिल्कुल पिन पॉइंट सटीक ये कहना कि ये वायरस वहां से आया और ऐसे फैला, ये बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये जरूर पता है कि शुरुआत वुहान शहर से हुई, लेकिन वो कैसे हुई, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ, बैट से हुआ, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, शुरुआत वुहान से हुई और वहां से पूरी दुनिया में फैला, इतना हमें पता है। वायरसेस पहली बार दुनिया में नहीं आए, और ये जो कोरोना वायरस आया है कोविड-19 कोरोना वायरस की 7वीं स्पीशीज है जो आदमियों को इन्फेक्ट कर रही है। तो इससे पहले भी सार्स और मर्स आ चुके हैं जिन्होंने सीरियस रूप धारण किया, लेकिन उनको जल्दी कंटेन कर लिया गया था। दुर्भाग्यवश कोविड-19 को जल्दी से कंटेन नहीं किया गया, इसीलिए वो पूरी दुनिया में फैल गया। सो कोविड-19 एक कोरोना वायरस है, ज्यादातर ये बैट्स और एनिमल्स में रहता है, और वहां से कभी आदमियों पे ट्रांसमिट होके फिर आदमी से आदमी में ट्रांसमिट होने लगता है, तब ये प्रॉब्लम करता है। तो ये
शायद मेरे आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब है जी। इसके एडिशन में जब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगता है तो ये थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि फिर ये बड़ी तेजी से फैलता है। जी बिल्कुल, और यही चीज से हम निपटने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वायरल हो रही और चर्चित हो रही एक होम्योपैथिक दवा क्या ये वाकई में कारगर है, और साथ में दिखाएंगे धारावी में कैसे शुरू हुई जिंदगी बचाने की मुहिम। एक समय में मुंबई की सबसे बड़ी हॉटस्पॉट होता था धारावी की बस्ती, और यहां पर अब जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। कल तक डराने वाली धारावी अब मुंबई वालों की जान बचाने के लिए निकल पड़ी है। कल से यहां प्लाज्मा डोनेशन कैंप शुरू हो गया है। करीब 25% कोरोना संक्रमित रहे लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए रजिस्टर भी कर दिया है। मुंबई महानगर पालिका ने धारावी के इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है। मेरे को कॉल आया था बीएमसी की तरफ से कि आप डोनेट करना चाहोगे या नहीं, आई वॉज विलिंग, मैंने हाँ बोल दिया था। तो परसों के दिन, इनफैक्ट कल के दिन मैंने डोनेट किया था। आज मुझे उसका सर्टिफिकेट मिला है। प्लाज्मा थेरेपी जो नया संकल्प चालू किया है उद्धव जी साहब ने, तो आपको देना चाहिए। तो मैं बोला हाँ मैं दूंगा बोला। तो आज उनका जन्मदिन था उद्धव साहब का, उनके जन्मदिन पे हमने प्लाज्मा थेरेपी साइन हॉस्पिटल में जाके मैंने सवेरे प्लाज्मा थेरेपी दिया मैं उन्होंने। अगर आप धारावी की बात करें तो धारावी में 2100 से ज़्यादा लोग अभी कोरोना मुक्त हो चुके हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इसेंशियल सर्विसेज में काम करने की वजह से यंग क्राउड बहुत है। जैसे 20 से 60 के बीच में 75% से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हुए थे। तो अभी ये जो यंग लोग रहते हैं उनका प्लाज्मा होता है, उनके एंटीबॉडीज़ काफ़ी इफेक्टिव रहती है कि उनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं रहती है। तो चलिए अब जाते जाते आपको कुछ खास आंकड़े दिखा जाते हैं और समझाते हैं कि इनका मतलब क्या है। हम आपको भारत में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं उसके आंकड़े अगर आप देखें तो ये दिखाना चाहेंगे कि 83% मामले जो टोटल मामलों के हैं वो इन्हीं कुछ राज्यों से आ रहे हैं। वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना और बिहार। तो अगर 83% मामले यहीं से आ रहे हैं, तो अगर इन राज्यों पर कारगर तरीके से काम होता है कोरोना के मामले में, तो इसका असर पूरे देश के आंकड़ों पर पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप इन्हीं 7 राज्यों की मौतों को देखें तो जो मौतों का आंकड़ा भी है वो 7 राज्यों से ही आ रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वो 7 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा दे रहे हैं। ऐसे में अगर सरकारें यहाँ पर फोकस करती हैं तो पूरी देश के नंबर्स में और मौतों के आंकड़े में भी गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करते रहें और बाहर निकलते हुए मास्क जरूर पहनें। फिलहाल नमस्कार।